जय भीम इंडिया में मैं स्वीटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध आरक्षण के संदर्भ में याचिका दायर की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति से परिवर्तित बौद्ध लिखा होता है, वह महाराष्ट्र राज्य सरकार की योजनाओं में वैध माना जाता है, लेकिन वही प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की योजनाओं में मान्य नहीं होता। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा और भारत सरकार को आज लिखित जवाब देना था, परंतु भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में फिर से वक्त मांगा है। कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ये सवाल किया गया था। बाबा साहब से भी पूछा गया था कि बाबा साहब आप लोगों को बौद्ध बना रहे हो, लेकिन उनका रिजर्वेशन चला जाएगा, उसका क्या? बाबा साहब ने कहा था कि सारे अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है। हम लोगों ने कभी बाबा साहब के उस कोर्ट के जेब में हाथ डालकर उन अधिकारों को टटोलने की कभी हमने कोशिश नहीं की, और इसलिए आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं। लोगों के उस सवाल का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है उसको बौद्ध के नाम पर रिजर्वेशन अगर महाराष्ट्र सरकार में मिल रहा है तो वही महाराष्ट्र सरकार का सर्टिफिकेट, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो केंद्र शासित है, उसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो सर्टिफिकेट नहीं चलता। यानी हमें कर्नाटक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ही सर्टिफिकेट मुंबई के ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं चलेगा, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चलेगा, वही हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चलता है, लेकिन सेंट्रल बैंक में नहीं चलता। तो ये क्या तमाशा है गवर्नमेंट का? ये क्या खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ? यानी स्टेट गवर्नमेंट हमें एक सर्टिफिकेट देती है और वो कहती है हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वही रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। उनके ना तो स्कॉलरशिप्स में दे रही है, ना तो सरकारी नौकरियों में दे रही है। तो हमने ये पिटीशन 2020 को दाखिल किया था और 20 में ये पिटीशन तैयार होकर हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, जिसमें सारे करस्पॉन्डेंस हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिखे हुए हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक फॉर्मेट में चेंज करने को कहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रही। और एक्चुअल में ये पिटीशन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को डालनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, और इसलिए हमने 2020 में ये पिटीशन डाली। और मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने पहले ये बोर्ड पर आई, तब हमें पता नहीं था, क्योंकि एडवोकेट को हम ये सारा काम सौंप देते हैं, हम अपने अपने कामों में चले जाते हैं। एडवोकेट उस दिन एब्सेंट था। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि एडवोकेट प्रेजेंट होने के बाद भी वो डिसमिस कर देती है केस। यहाँ पर हमारा एडवोकेट एब्सेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन में तथ्य दिखाई दिया, उनको इसमें लगा कि इनका सवाल जो है वो वैलिड है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट, हमारे एडवोकेट न होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को नोटिस इशू की कि इनके इस पर रिप्लाई फाइल करो, से क्या है आपका रखो। और आज वो मैटर था, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर आया कि नहीं, हम इसको, क्योंकि ये सिर्फ मेरा या मेरे परिवार का मामला नहीं है, भारत के पूरे बौद्धों का ये मामला है। ये अगर केस पे हम पूरी ताकत लगा दे तो पूरे भारत के बौद्धों को इसका बेनिफिट होगा। किसी को महार के नाम पर, चमार के नाम पर, जाति के नाम पर रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले 1950 में शेड्यूल कास्ट में थे, जो ये प्रूफ कर सके कि वो अपनी, उनकी जो जाति है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, उनको बुद्धिस्ट के नाम पर भी रिजर्वेशन मिलते रहेगा। ये वो पिटीशन है, और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके जो वकील थे वो खड़े हुए और उन्होंने इस मैटर को, और उन्होंने कहा कि हमें और कुछ समय दीजिए ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सके। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि कोई बुद्धिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वरना इससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। हमारे आनंद तेल तुमड़े जी हो या हमारे जितने भी, अब तो ये तो हमको अर्बन नक्सलाइट और क्या पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो हम कटघरे में खड़े होते थे। आज हमने इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनसे ये रिप्लाई मांगा है कि इसके ऊपर जवाब दो। अगर इसके ऊपर मुझे, और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट किसी भी राज्य में हो, अगर उनको बुद्धिस्ट के नाम पर डिनाई किया गया है रिजर्वेशन कि नहीं, ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको महार, चमार, जाटव, जो कोई कास्ट है वो कास्ट वाले ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे जिनके
उनके साथ अगर हुआ है तो वो सारे पेपर्स वो हमें दीजिए, ताकि ये सारा हम एनेक्स कर सकें, कोर्ट को बता सकें कि ये बुद्धिस्ट होने के बाद हमें रिजर्वेशन से बाहर रख रहे हैं। हालांकि 1990 में ये बुद्धिज़्म को ऐड किया गया है कि सिख, हिंदू और बुद्धिस्ट इन तीनों रिलीजन को प्रोफेस करने वाला शेड्यूल कास्ट, इसको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये 1990 में गैजेट नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया हुआ है। तो अगर हिंदुओं को मिल रहा है हिंदू शेड्यूल कास्ट, अगर सिख शेड्यूल कास्ट को मिलता है तो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये आज हम लोग कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, और इससे ये होगा कि आने वाले जितने भी हमारे धर्मांतर हैं, कोई इस डर से कि नहीं मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, इसलिए वो डर कर बुद्धिज़्म की ओर आने से जो रुक रहे हैं, वो उनका डर खत्म हो जाएगा और लोग सारे के सारे देश में लोग बुद्धिज़्म की ओर आएंगे। और मैं आज ये दावा करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं ये एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे। महार में ज़ीरो लोग रहेंगे, चमार में ज़ीरो होंगे, मातंग में ज़ीरो होंगे, गढ़ियारा, जाटव ये जो है ये ज़ीरो हो जाएंगे, और बुद्धिज़्म की संख्या है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी बुद्धिस्ट होने के बावजूद आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ऐसी ही हमारी आज की ये पिटीशन है। मराठवाड़ा विद्यापीठ को नामांतर कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम दिया जाए, इसीलिए नागपुर के लॉन्ग मार्च चौक से औरंगाबाद विद्यापीठ तक प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े, मामा सरदार, दिवंगत नेता थॉमस कांबळे इनके नेतृत्व में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन में संपूर्ण आम्बेडकरी जनता ने सहभाग लिया व कई ने अपने प्राण गंवाए थे। 16 वर्षों के संघर्ष के बाद मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिया गया। इसी उपलक्ष्य में 11 नवंबर को लॉन्ग मार्च चौक पर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े के नेतृत्व में वर्षगांठ मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर युवा नेता जयदीप कवाड़े व कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा जय हो, पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा वर्धापन दिन चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। जय भीम, जय भीम। ठीक 42 वर्षापूर्वी मराठवाडा विद्यापीठाला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळावं यासाठी नागपूरपासून औरंगाबादपर्यंत भीमसैनिकांचा लाँग मार्च माझ्या नेतृत्वामध्ये निघाला। याच इमामबाड्याच्या लाँग मार्च चौकामध्ये पहिल्यांदा लाँग मार्चची घोषणा या ठिकाणी करण्यात आली आणि सातत्याने 16 वर्षापर्यंत संघर्ष केल्यानंतर भीमसैनिकांच्या त्यागाला, बलिदानाला, कुर्बानीला यश मिळालं आणि मराठवाडा विद्यापीठाला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळालं। त्यागाचा, बलिदानाचा, कुर्बानीचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ज्वलंत उदाहरण आहे। त्यांच्याच त्यागातून बलिदान देश उभा आहे, देशातील गरीब जनता उभी आहे, देशातील दलित, शोषित, पीडित जनतेला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते आहे। त्यागातून, बलिदानातून बाबासाहेबांनी हा देश घडवला आणि बाबासाहेबांनी घडवलेला देशाची एकात्मता अखंडता शाबूत राहावी, लोकशाहीची विटंबना थांबावी, लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी या लाँग मार्चचं आयोजन करण्यात आलं। आणि या 16 वर्षाच्या संघर्षामध्ये अनेक आमच्या भीमसैनिकांनी रक्ताचं दान आणि प्राणाचं मोल दिलं। आंबेडकरी जनतेच्या त्यागातून, बलिदानातून, कुर्बानीतून नामांतराचा सूर्य उगवला आणि या महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील, जगातील तमाम समतावादी, बंधुत्ववादी, मानवतावादी जनतेचं स्वप्न साकार झालं। मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर झालं। मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळावं। दरवर्षी 11 नोव्हेंबरला या लाँग मार्च चौकामध्ये आम्ही नामांतराचा वर्धापन दिवस साजरा करीत असतो। या लढ्याची आठवण जनतेला व्हावी, समाजाला व्हावी आणि ज्या त्यागातून, बलिदानातून जनतेने नामांतराचं युद्ध जिंकलं त्याच तडफेने येणारं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं स्वप्न साकार करण्यासाठी जनतेने सज्ज व्हावं। डोक्याला बलिदानाचं कफन बांधून देखील आंबेडकरी जनतेने बाबासाहेबाचं स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प करावा, ही आठवण ताजी करण्यासाठी दरवर्षी 11 नोव्हेंबरला या ठिकाणी लाँग मार्च चौकात
आम्ही नामांतर वर्धापन साजरा करीत असतो. आज देखील ज्यांनी लाँग मार्चला जीवापाड मेहनत घेतली लाँग मार्च यशस्वी करण्यासाठी, त्या सर्वांचं स्मरण आम्ही या दिवशी करत असतो. आणि आज केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील जनतेने लाँग मार्चचा जो प्रतिसाद दिला, त्या प्रतिसादाची आठवण म्हणून आणि आंबेडकरी जनतेला या दिवसाची आठवण म्हणून आपला येणारा इतिहास घडवण्याची एक प्रेरणा मिळावी या हेतून दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी लाँग मार्च वर्धापन दिवस साजरा करत असतो. लाँग मार्च वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातील देशातील तमाम आंबेडकरी जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि बाबासाहेबाचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आंबेडकरी जनतेने त्याग आणि बलिदानाचा संकल्प करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वांना पुन्हा एकदा लाँग मार्च वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन इथेच थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. प्रहार विधायक बच्चू कडू पिछले कई सालों से विकलांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे थे. उनकी मांग को आखिरकार शिंदे फडणवीस सरकार ने मान लिया है. 3 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विकलांग मंत्रालय की घोषणा करेंगे. यह शिंदे फडणवीस सरकार का क्रांतिकारी फैसला है. 100 दिनों में विकलांगों के लिए लिया गया बड़ा फैसला आखिरकार साकार हुआ. विकलांगों का सपना जिले में प्रहार कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई. जेव्हा हे सरकार स्थापन झालं 3-4 महिन्या अगोदर, तेव्हा अनेक टीका ह्या प्रहारच्या कार्यकर्त्यांवर आणि वंदनीय बच्चू भाऊंवर झाल्या. पण आज ह्या सगळ्या टीकाकारांना एक मोठं उत्तर आहे की देशातलं पहिलं राज्य हे महाराष्ट्र आहे ज्या ठिकाणी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना झाली आहे. मागील 25 वर्षाच्या लढ्याला आज खऱ्या अर्थाने यश आलेलं आहे. आणि हे कार्य आहे हे आज कुठं लोकांना दिसत आहे की सत्ता महत्त्वाची नसून त्या सत्तेच्या माध्यमातून लोकांचं कसं भलं करता येईल हे वंदनीय बच्चू भाऊ यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. म्हणून आज आम्ही सर्वांकडून, आमच्या कार्यकर्त्यांकडून आणि दिव्यांग बांधवांकडून महाराष्ट्र सरकारचे आणि वंदनीय राज्यमंत्री, माजी राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आणि आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही बच्चूभाऊंसोबत राहू हे या ठिकाणी मी आवर्जून. हा निर्णय खरंच आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा निर्णय आहे. आणि महाराष्ट्रातलंच नाही तर देशातील पहिलं मंत्रालय आहे जे दिव्यांगासाठी कुठेतरी स्थापन होत आहे. आणि यासाठी भाऊंनी इतके वर्ष मेहनत घेतली आणि रेटून धरला हा मुद्दा, आणि त्यासाठी त्यांना प्रयत्न आला, यश आलं. त्याच्याबद्दल आम्ही खरंच भाऊंचे एकदम ऋणी आहोत. आणि सर्व दिव्यांग बांधव इतका आनंद द्विगुणित करतायत की त्यानिमित्ताने आज आम्ही या ठिकाणी आनंदोत्सव करतो. माझं मत हेच आहे की अपंगांना जो निर्णय पाहिजे होता खरा निर्णय आज मिळाला. दिव्यांग मंत्रालय वेगळं होणे म्हणजे आमच्यासाठी खरं महत्त्व आहे. बाकीचे कामं आता बरोबर होईल. याच्या आधी जे होते ते कामावरच होते आमची. बरंच ठीक आहे. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. वर्षों से न्यायालय में प्रलंबित मामलों का निपटारा करना व नागरिकों को कोर्ट के चक्करों से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुंबई हाईकोर्ट नागपुर ब्रांच की ओर से 12 नवंबर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया था. इस लोक अदालत में पारिवारिक झगड़े, इंश्योरेंस से जुड़े नेशनल हाईवे और आपराधिक मामलों का निपटारा करने के करीबन 300 से ज़्यादा प्रलंबित मामलों की सुनवाई की गई. विधि सेवा समिति के सचिव अनिल कुमार शर्मा इन्होंने लोगों को आयोजित लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की ताकि लोगों की न्यायालयिक समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द हो. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व
आपले जी खंडपीठ आहे नागपूरची, इथे आमची विधी सेवा उपसमिती आहे. इथे आम्ही हे जे लोक अदालत पक्षकारांसाठी केलेली आहे, त्याचा मुख्य उद्देश असा आहे की त्यांचे जे प्रलंबित प्रकरणे हायकोर्टामध्ये पेंडिंग आहे ते आपसी म्हणजे त्यांच्या दोघांच्या संमतीने, कारण लोक अदालतमध्ये दोन्ही पक्षकार एकत्रित येतात आणि त्यांच्या मनामध्ये जे दुर्भावलेलं आहे किंवा काही त्यांचे आपसात पटत नाही आहे, तर ते येऊन दोघे बोलतात, आपले मन मोकळे करतात आणि त्यांचे भांडण आपसात ते मिटवतात. आणि यामध्ये दोन्ही पक्षकारांचा विजय आहे, कारण यामध्ये कोणी हरत नाही. कारण म्हणजे जोपर्यंत दोन्ही पक्षकार तयार होत नाही तोपर्यंत काही कॉम्प्रोमाइज होत नाही. म्हणून यामध्ये दोन्ही पक्षकार जिंकतात, कोणाची हार नाही. आता कसं आहे की आम्ही तर विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत जनजागृती चालू आहे. उद्याच आमचा देवलापार येथे मोठा शिबिर आहे, ज्यात आम्ही लोकांना मार्गदर्शन करणार आहोत की आपण लोक अदालतचे फायदे घ्या आणि शासनाचे विविध स्कीमचे पण फायदे घ्या. आणि कसं आहे की जे आमचा प्रचार आहे ते आमचा प्रचार चालू आहे, कारण मागच्या वर्षी आम्ही पॅन इंडिया घेतलेला आहे. त्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये घरोघरी आम्ही आमची स्कीमची संकल्पना तिथे पोहोचवलेली आहे. आणि असं जर असेल समजा कुठं जर लोकांना माहिती नसेल तर आम्ही पुन्हा प्रयत्न करू. अशा लोकांना विधी सेवा समितीचे फायदे काय आहे, लोक अदालतचे फायदे काय आहे ते आम्ही त्यांना निश्चितच पुन्हा त्यांना समजून देऊ. आज आम्ही लोक अदालतमध्ये जवळपास 250 केसेस ठेवलेले आहे आणि या प्रकरणामध्ये जनतेचा आम्हाला चांगला प्रतिसाद आहे, कारण आतापर्यंत जवळपास 30 ते 35 केसेसचा निपटारा झालेला आहे. अजून वेळ आहे आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की आम्हाला चांगलं रिझल्ट मिळेल. आणि मी आलेल्या सर्व पक्षकारांना आणि वकील मित्रांना विनंती करेल की ते आता लोक अदालतमध्ये जे आलेले आहेत ते मन मोठं करा त्यांनी आणि आपसात बसून आपले भांडण तंटे मिटून घ्या, म्हणजे जेणेकरून आपसी संबंध चांगले राहतील आणि त्यांचे प्रकरण लवकरात लवकर निघतील. हम लोग जो 4 लेन का जब कार्य करते हैं सड़कों का, तो भू अर्जन का कार्य हम भू अर्जन करते हैं. भू अर्जन के समय जो हमारे SDMs रहते हैं वो अवार्ड पारित करते हैं. तो उस अवार्ड से अगर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो लोग उसमें फिर आर्बिट्रेशन में जाते हैं. तो एक प्रकरण था हमारा, उसमें नागपुर उमरेड सड़क के लिए लोग आर्बिट्रेशन में गए थे, जो अवार्ड पारित हुआ था उसके विरुद्ध में. आर्बिट्रेशन ने उसके पक्ष में कुछ एक राशि निर्धारित की थी. उस राशि जो निर्धारित की गई थी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे संतुष्ट नहीं थी और हम लोग उसके विरुद्ध अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे. तो उसमें हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि जो हाईवे एडसेंट लैंड है उसमें एक स्लैब सिस्टम होना चाहिए. तो वो स्लैब सिस्टम अवार्ड में नहीं था, पर हम लोगों ने जब उस पर बोला तो जो पक्षकार था उसके लिए मान गए वो, और स्लैब सिस्टम के हिसाब से वो हमारा जो ET अवार्ड था उसको हम लोगों ने ऑफ़र किया और उसको पक्षकार ने मंजूर किया. हो, न्याय जो मिळाला तो संतुष्ट आहे आणि मी प्रत्येकाला अपील करेल की प्रत्येकाने हे न्याय लोकांना देऊन आपलं प्रकरण निपटावं. कारण कसं आहे की बाकीच्या बाहेरच्या प्रोपगंडामध्ये लोक खूप अपेक्षा आणि आमिषा दाखवतात. त्याला बॉडी न पडता तुम्ही इथे लोकांना येऊन आणि नॅशनल हायवेचे जे ॲडव्होकेट आहे माननीय सरडे सर यांच्याशी किंवा जे पॅनलवरती अधिकृत ॲडव्होकेट साहेब आहेत त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क करून तुम्ही आपली केसेस निपटवू शकता आणि त्याचा निपटारा करू शकता. आज लोक अदालत में मुझे इंश्योरेंस कंपनी HDFC ने बुलाया था, जिसमें मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, मगर इंश्योरेंस कंपनी ये हाजिर नहीं है. लोक अदालत में मेरे को उनने इसलिए बुलाया कि भाई मेरी गाड़ी का तो फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस था, मेरी गाड़ी का पूरे कागज़ डॉक्यूमेंट ओके है, मेरी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर के पास ओके है, मेरी गाड़ी से जाम फटा भी एक्सीडेंट हुआ था. उसका आज यहाँ लोक अदालत में उन्होंने निर्णय के लिए मुझे बुलाया गया है, पर वो आए नहीं कोई. कल यवतमाल के एक पत्रकार परिषद में भाजपा नेता चित्रा वाघ ने पत्रकारों से गैरवर्तन किया. इसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद वर्धा जिला के सभी पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर वर्धा जिले के पत्रकार परिषद के साथ सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, जिससे भाजपा दुविधा में नजर आ रही है. चित्रा वाघ इनका राज्य के सभी पत्रकार संगठनों ने बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी मांग वर्धा जिला के पत्रकार संगठनों ने किया है. काल यवतमाळमध्ये जी घटना घडली ती अतिशय निंदनीय आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आहेत टाइम्स ऑफ इंडियाचे, त्यांना अतिशय अभद्र भाषेमध्ये त्या बोलल्या. एखाद्या पत्रकारांनी थोडा कठोर प्रश्न विचारला तर त्याची समजूत काढता येते किंवा असं म्हणता येते की चुकीचा आहे तुमचा प्रश्न, हा तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने विचारायला पाहिजे. पण त्यांनी पत्रकार किंवा पोलीस घेतली आहे अशीच्या वापरली, मग पत्रकार झाले आणि हा करण्यासारखा नाही. आपण जेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पत्रकारांना म्हणतो, माध्यमांना म्हणतो, त्याचा आदर राखणे आवश्यक आहे. मोठ्यावर असलेल्या व्यक्तीनं अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं हे त्या पक्षालाही शोभत नाही. पक्षाने सुद्धा याची दखल घेऊन चित्रा वाघ यांच्याकडून माफी मागायला त्यांना लावायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि या पत्रकारांसंदर्भात जे काही झालं यवतमाळमध्ये, तर हे आमचं कर्तव्य आहे की वर्ध्यामध्ये त्या आल्या आहेत आज,
त्यांचा व्यक्तिगत विरोध नाही, पण त्यांनी जे वक्तव्य केलं त्याचा विरोध म्हणून आम्ही त्यांच्या पत्रकार परिषदेवर आज बहिष्कार टाकला आहे. त्याच्यामध्ये सर्व पत्रकार संघटना आणि सर्व पत्रकार बंधू जे आहेत ते सहभागी आहेत. पार्टीच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांच्या पत्रपरिषदेमध्ये यवतमाळ येथे जो पत्रकारांविरोधात त्यांचा वागण्याचा प्रकार होता तो निषेधार्ह होता. याबाबत पत्रकार संघटनांनी कठोर भूमिका घेत त्यांचा निषेध केलेला आहे. या पत्रकार संघटनांच्या निषेधामध्ये आमची संघटनासुद्धा सहभागी आहे. त्यांनी पत्रकारांची माफी मागावी व स्वतःच्या भावनावर नियंत्रण ठेवावं असं आम्हाला वाटते. अमरावती के नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताजनगर में अमरावती पुलिस ने भारी बंदोबस्त के साथ छापामार कार्रवाई कर 163 गोवंश को जीवन दान दिया, तो वहीं 11 आरोपी को गिरफ्तार किया है. कुछ आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुए. पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें लाखों का माल जब्त किया गया है. आज सुबह 6 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गोडाउन में 163 गाय और बछड़े बांधे हुए हैं और 3 ट्रक से उनको वहाँ लाया गया है बाहर से. तो हमारी रेड में हमारी स्पेशल टीम ने वहाँ पे जाके रेड की, इन सब जानवरों को रेस्क्यू किया. 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनकी पूछताछ जारी है. मैक्सिमम जितनी भी हमारी कार्रवाई हुई है, हमारी कार्रवाई निरंतर होती रहती है और हमारी मैक्सिमम कार्रवाई जिन पे हुई है वो सारे जानवर बाहर से आते हैं. कुछ MP से आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आते हैं. तो इनके लिए जो इंटर-स्टेट बॉर्डर है वहाँ पे नाकाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके SPs को मैंने एक पत्र लिखा है कि MP और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे अगर टाइट नाकाबंदी रहेगी तो शहर में ये जानवर नहीं आएंगे. ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट इसका स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ दोनों हैं. इसके तहत हमने 11 आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की है. जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ठाणे में बहुजन समाज पार्टी ठाणे सिटी की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना आंदोलन किया गया. महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष एडवोकेट संदीप तजने, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी प्राचार्य प्रशांत इंगले ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे को निवेदन दिया. इस अवसर पर ठाणे जिलाध्यक्ष माननीय संतोष भालेराव और आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, क्रांती सूर्य महात्मा फुलेंचा, क्रांती सूर्य महात्मा फुलेंचा. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विरोधात, महागाईच्या विरोधात ह्या आंदोलनाची तयारी आज इथल्या शहर कार्यकारिणीने केलेली आहे. शहर कार्यकारिणीचे अध्यक्ष नागेशजी जाधव, जिल्ह्याचे अध्यक्ष संतोषजी भालेराव या ठिकाणी आमच्यासोबत उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे महागाईच्या विरोधात बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा आदरणीय बहनकुमारी मायावतीजी यांनी देशभरामध्ये केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा आम्हाला इशारा दिला होता. त्या पद्धतीने आज ठाण्यामध्ये आपण हे आंदोलन बघत आहात. आज महागाईमुळे जो सर्वसामान्य व्यक्ती आहे तो आज कुठलाच राहिलेला नाही. महागाईच्या समस्या एवढ्या भेडसावत आहेत की घराघरामध्ये अन्नधान्यासाठी लोक मोहताज होत आहेत.
सिलेंडरचं तुम्ही भाव बघितलं तर गगनचुंबी झालेले आहेत. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला, इथल्या बहुजनाला, इथल्या सर्वसामान्याला संपुष्टात आणण्याचं षडयंत्र जे आहे हे इथल्या व्यवस्थितरित्या नियोजित केलेलं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून इथल्या सर्वसामान्याचं खच्चीकरण करण्याचं काम आज BJP सरकार केंद्रात असेल किंवा मग इथे जी शिवसेना किंवा BJPची जी सरकार ह्या ठिकाणी आहे ती असेल, हे दोन्हीही सरकार या पद्धतीचं काम इथल्या बहुजनांच्या विरोधात धोरणं राबवण्याचं काम करत आहे. आणि त्यामुळं आज देशभरामध्ये केंद्र पातळीवर असेल किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या लेवलला असेल, या ठिकाणी या दोन्ही सरकारांना टक्कर देण्यासाठी असा कुठलाही पक्ष या ठिकाणी उरलेला नाही. त्यामुळं आता बहुजन समाज पक्ष जो आहे हा पक्ष एकमेव पर्याय म्हणून जनतेसमोर येत आहे. कारण ह्या पक्षाची पकड संपूर्ण राज्यांमध्ये आहे, देशामध्ये आहे. त्यामुळं देश पातळीवर आदरणीय बहनकुमारी मायावतीजींना आता सर्व समाज आपला नेता मानत आहे आणि त्याच माध्यमातून पुढचं परिवर्तन होणार आहे. 2024मध्ये आपण बघाल हे परिवर्तन मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे. तर मी आपल्याला आणि इथल्या जनतेला ठाण्याच्या आपल्या माध्यमातून सांगतो की बहुजन समाज पक्षाचे हात बळकट करा. हा पक्ष आपला आहे, आपल्यासाठी हा पक्ष आहे, बहुजनांचा पक्ष आहे, सर्वसामान्यांचा पक्ष आहे, कष्टकऱ्याचा पक्ष आहे. आणि या पक्षाचे हात ज्यावेळेस आपण मजबूत कराल त्यावेळेस आम्ही आतमध्ये जाऊन काहीतरी आपल्यासाठी करू शकू, एक चांगलं नियोजन आपल्यासाठी करू शकू. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशामध्ये आजच्या घडीला ज्या पद्धतीमध्ये महागाई वाढलेली आहे, या महागाईवरचं जे नियंत्रण आहे ते केंद्र सरकारचं सुटलेलं आहे आणि याला जर सर्वतः कोणी जबाबदार असतील तर या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी जबाबदार आहेत. या देशामध्ये युवकांच्या हाताला काम नाही आहे, गरिबाच्या पोटाला भाकर नाही आहे. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये येणारे मोठमोठाले उद्योग प्रकल्प जे आहेत ते आगामी गुजरातच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गुजरातला वळते केल्याचा या मागच्या आठवड्याभराचा इतिहास आहे. आणि म्हणून हे जे महाराष्ट्रातलं शिंदे फडणवीसचं ईडी सरकार आणि देशामधलं जे नरेंद्र मोदीचं फसवं सरकार, या दोन्ही सरकारचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी बहुजन समाज पार्टी ठाणे शहराच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन आयोजित केलेलं आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या ठाण्याच्या लोकांना फसवण्याचं जे षडयंत्र इथल्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी नवनिर्मित शिवसेनेने, जुन्या शिवसेनेने असेल किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने असेल, आत्तापर्यंत ठाणेकरांचं फसवणूक करण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आजच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही ठाणे जिल्ह्यामध्ये आणि ठाणे शहराच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन या जिल्ह्यातल्या आणि ठाणे शहरातल्या लोकांमध्ये महागाईच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी प्रचंड मोठं आंदोलन उभं करणार आहोत. विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से अलग विदर्भ की मांग को लेकर बीजेपी सांसद से इस्तीफे की मांग को लेकर रामदास तड़स के घर के सामने धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में किसान संघ के नेता मधुसूदन हरणे के नेतृत्व में अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस समय पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा रहा। सांसद के इस्तीफा देने की घोषणा कर यह आंदोलन किया गया था। संघटनेचा इतर संघटनेने पाठिंबा दिलेल्या सर्व संघटनेत मुर्दाबाद मुर्दाबाद काँग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 काँग्रेस पार्टी आल्याशिवाय राहत नाही अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है असं कसं होत नाही आल्याशिवाय राहत नाही असं कसं होत नाही आल्याशिवाय राहत नाही। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया। जय भीम।